तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर चैंग ने xiaoji और तुली को बंदी बनाया हुआ था। चैंगरोंग अभी आगे बढ़ते हुए इन दोनों को मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर एल्डर हैंग आ गए, जिसने तुली और xiaoji को बचा लिया। इसके बाद सब एल्डर्स ने xiaoji की शिप की इंस्पेक्शन करने का फैसला किया। अगर xiaoji की शिप से ऐसा कुछ ना मिलता कि जिसे पता चले कि वो यहाँ पर किसी मकसद के तहत आया था, तो फिर उसे यहाँ से जाने दे दिया जाएगा। लेकिन xiaoji के तो साथियों ने वो सब चीजें जिसे ये साबित हो सके कि वो लोग यहाँ पर एक प्लानिंग के साथ आए थे, सारी की सारी पानी में बहा दी। इमोर्टल्स अभी यहाँ पर इंस्पेक्शन कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक सी क्रिएचर आ गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर उस सी क्रिएचर ने इनकी बोट को अपने टेंटिकल्स की मदद से जकड़ लिया था, इसीलिए वो अब इनकी शिप को खींचते हुए पानी में ले जा रहा था। असल में वो क्रिएचर यहाँ पर इमोर्टल्स के लिए आया हुआ है और इसीलिए वो अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मौजूद इमोर्टल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब वो सी मॉन्स्टर इन इमोर्टल में से एक को पकड़ते हुए बाहर ले जाकर पानी में फेंक देता है। और जैसा कि हमें पहले से ही मालूम है कि अगर कोई भी इमोर्टल पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो वैसे ही एशेस में बदल जाएगा, और यहाँ भी ऐसा ही होता है। जिससे तो ये सारे के सारे इमोर्टल्स ही डर गए। अब उनमें से एक शख्स कहता है, मेरे ख्याल से ये सी मॉन्स्टर सिर्फ उन्हीं चीजों पर अटैक करता है जो कि मूव करती हो। हम इन मॉर्टल्स को चारे की तरह उस मॉन्स्टर के सामने यूज कर सकते हैं ताकि हम यहाँ से निकल सके। वैसे भी ये सारी की सारी तो गलती इन्हीं की थी। जो सुनकर xiaoji उससे कहता है कि तुम लोग कितने कमीने हो, मैं तुम लोगों का ये प्लान कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। xiaoji तो अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी उसी मोर्टल ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक मोर्टल को हवा में उड़ा दिया। उसे लग रहा था कि शायद ऐसा करने से वो बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया, क्योंकि वो सी मॉन्स्टर उस मोर्टल को पकड़ने के बजाय उसी इमोर्टल को ही पकड़ लेता है। जिससे शुजिन को ये बात समझ आ चुकी कि ये सी मॉन्स्टर हमारी पावर्स को सेंस कर सकता है, इसीलिए वो अपने बाकी सब साथियों को कहता है कि तुम लोग अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना करना। यहाँ पर xiaoji के साथी भी उससे सवाल करते हुए कहते हैं कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर xiaoji ने बाहर की तरफ का इशारा करते हुए कहता है कि भागो। जो सुनकर तो xiaoji के सारे साथियों ने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही xiaoji उनके साथ भागता है तभी सी मॉन्स्टर ने उसमें भी कुछ पावर्स को सेंस कर लिया, जिसकी वजह से वो इन सब पर ही अटैक कर देता है। सी मॉन्स्टर के इस अटैक को डॉज करने के बाद xiaoji के साथी कह रहे थे कि क्या ये मॉन्स्टर पागल हो गया है जो कि ये इमोर्टल्स को छोड़कर हम पर अटैक करने लग गया। जिस पर xiaoji उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि इस बारे में मुझे क्या पता, बस तुम लोग अलग अलग होकर भागना शुरू कर दो। लेकिन उस सी मॉन्स्टर के टेंटिकल से बचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो तादाद में काफी ज्यादा थे। यहाँ अंदर की तरफ शुजिन को एक बॉक्स मिल जाता है, जिसे उसने फौरन से अपने पास रख लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई क्लू हो सकता है। अब शुजिन दोबारा से अपने टीममेट्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग अपनी पावर्स को यूज नहीं करोगे, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। ये कहते साथ ही वो सब भी बाहर की तरफ आ गए, लेकिन जैसे ही सी मॉन्स्टर ने उन्हें देखा तो उसे कोई भी पावर्स महसूस नहीं हुई, इसीलिए वो दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पानी एक इमोर्टल की स्किन पर पड़ा, वो वहीं से जलना शुरू हो गई, जो कि मॉन्स्टर ने भी देख लिया, इसीलिए वो उसे फौरन से पकड़ते हुए खा जाता है। दूर खड़ा xiaoji भी ये सीन देख रहा था, जिससे उसे अब मालूम हो गया कि इमोर्टल्स पानी को टच नहीं कर सकते। ये सारा सीन देखते हुए एक इमोर्टल तो बहुत ज्यादा डर गया, इसीलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। शुजिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकता, जिसकी वजह से वो सी मॉन्स्टर भी अब उसके पीछे पड़ चुका। भागते भागते वो यहाँ पर बोट के एज पर पहुँच चुका था। अब उसके आगे कुआं और पीछे खाई थी, क्योंकि वो पानी में तो जंप कर ही नहीं सकता और पीछे की तरफ मॉन्स्टर था। xiaoji को तो यहाँ पर उस इमोर्टल के ऊपर तरस आ गया, इसीलिए वो उसे पीछे की तरफ करते हुए खुद उस मॉन्स्टर के आगे आ जाता है। थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर खड़ा जिंगशुआन भी ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था, अगर मैंने कुछ ना किया तो ये सब आज जरूर ही मारे जाएंगे, लेकिन इससे तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज्ड हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से बोट पर आ गया, जहाँ पर वो सी मॉन्स्टर xiaoji को खाने ही वाला था कि तभी वक्त रहते वहाँ पर तुली आ गई, जो कि अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए उस सी मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट कर xiaoji को आजाद करवा देती है। अब वो सी मॉन्स्टर तुली के पीछे पड़ चुका था। xiaoji उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। लेकिन तुली तो किसी भी हाल में xiaoji को यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो उसे मना करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो सी मॉन्स्टर अपने सारे सरों के साथ तुली पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जिंगशुआन अपनी हीरो वाली एंटी के साथ आ गया, और आते साथ ही वो सारे के सारे टेंटिकल्स और उसके सर काट दिए जो कि तुली पर अटैक करने वाले थे। अब वो तुली को अपनी बाहों में लेते हुए वहाँ से उड़कर दूर जाने लग गया ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। लेकिन वो सी मॉन्स्टर भी इन लोगों की जान कहाँ ही छोड़ने वाला था, वो भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। जिंगशुआन यहाँ पर अपनी सोट की मदद से उस सी मॉन्स्टर से फाइट
कर ही रहा था कि तभी उस सी मॉन्स्टर का कोर पानी से बाहर निकलकर इन दोनों को अपने अंदर ले लेता है। उस सी मॉन्स्टर को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने तूली और जिंगशुआन को मार दिया, लेकिन जिंगशुआन तो उस कोर को तोड़ते हुए बाहर की तरफ आ गया, जो देखकर तो सी मॉन्स्टर भी हैरान रह गया। जिंगशुआन ने यहाँ पर अपने चारों तरफ एक शील्ड बैरियर बनाया हुआ था ताकि वो समुद्र के पानी से बच सके, लेकिन वो शील्ड बैरियर उस पानी के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता, इसीलिए वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया, जिस वजह से जिंगशुआन के ऊपर भी थोड़ा सा पानी गिर गया। उससे उसे काफी पेन हो रही थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो सी मॉन्स्टर दोबारा से जिंगशुआन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिंगशुआन का हाथ तूली से भी छूट गया। लेकिन तूली भी कुछ कम ना थी, वो भी खुद को संभालते हुए उसी मॉन्स्टर के ऊपर भागना शुरू कर देती है। इसके बाद जिंगशुआन ने दोबारा से तूली को पकड़ते हुए उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर दिया। जिंगशुआन को भी अच्छे से मालूम था कि अगर मैं इसी तरह इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता रहा तो मैं जल्द ही मारा जाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं इस मॉन्स्टर का मुकाबला करते हुए इसको हरा सकूं। इसीलिए वो वहाँ से उड़ते हुए थोड़ी दूर आकर एक चट्टान पर खड़ा हो गया। इसके साथ ही उसने मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना ली, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अब उन्हें नहीं देख सकता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ बोर्ड पर आ गया, जहाँ पर शुयिन अपने कुछ साथियों के साथ एक पिलर के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो अपने साथियों से सवाल करते हुए कहता है कि तुम लोग को क्या पता है कि ये शख्स कौन था जिसने हमारी मदद की, जिस पर उसके साथी जवाब देते हुए कहते हैं कि ये शख्स आइसलैंड से तो नहीं लगता। शुयिन ये पता लगाने के लिए कि वो मॉन्स्टर अभी यहीं पर है या फिर चला गया, अपने कोड में कुछ पावर्स डालते हुए नीचे की तरफ फेंक देता है, लेकिन इससे पानी में कोई हलचल नहीं हुई। इसलिए शुयिन कहता है कि शायद वो मॉन्स्टर अब यहाँ से चला गया। चलो ये तो अच्छा हो गया, अब तुम लोग ऊपर जाकर ये देखो कि आसपास कोई लैंड है या फिर नहीं। यहाँ पर जिंगशुआन उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो चुका, इसीलिए वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। जिंगशुआन काफी वीक हो चुका था। तुली उसे सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जिंगशुआन उसे जवाब देते हुए कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ देखो, तुम्हारे हाथों पे काफी चोट लग चुकी है। तुली कहती है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली गई। वो जिंगशुआन को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। जिंगशुआन तो यहाँ पर तुली को रोकना चाहता था, लेकिन तुली रुकती ही नहीं। वो सी मॉन्स्टर तो यहाँ से जाने के बाद दोबारा से बोर्ड पर पहुंच चुका था। शुयिन के साथी उसे देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर दोबारा से वापस क्यों आ गया, जिस पर शुयिन उन्हें कहता है कि तुम लोग बस अपनी पावर्स को सील करते हुए यहाँ से इसके जाने का इंतजार करो, ये जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। वो दूसरों को तो ये दिलासा देता है, लेकिन खुद उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए उसने अपनी फैमिली को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वो यहाँ पर मर जाएगा। कुछ ऐसे ही कंडीशन यहाँ पर शाओजी की भी थी। वो भी यहाँ पर दुखी होते हुए कह रहा था कि मॉम डैड मैं अब आप लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। सब लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनकी मौत उनके सामने ही खड़ी थी। यहाँ पर शुयिन की पूरी फैमिली किनारे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी वाइफ तो शुयिन के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हारे फादर को गए हुए काफी देर हो गई, उन्हें तो अभी तक लौट आना चाहिए, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए। यहाँ वो सी मॉन्स्टर धीरे धीरे करके शुयिन की तरफ बढ़ ही रहा था। शुयिन को भी अब यकीन हो गया कि आज वो नहीं बचने वाला, जबकि यहाँ नीचे शाओजी के ऊपर भी वो मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला था कि तभी जिंगशुआन एक फरिश्ते की तरह आते हुए उस मॉन्स्टर को मारकर इन दोनों की जिंदगी को बचा लेता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद जिंगशुआन यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एक इमोर्टल ने अपनी मैजिकल रोप का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लिया। असल में ये लोग जिंगशुआन का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जिंगशुआन को यहाँ पर रोका था। अब ये सब इमोर्टल्स जिंगशुआन के सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब तक तो यहाँ पर तुली भी पहुँच चुकी थी, जो कि शाओजी के साथियों से सवाल करते हुए कहती है कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, क्या तुम में से किसी ने उसे देखा? जो सुनकर तो शाओजी के साथी कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा। इसके बाद ये सब लोग ही शाओजी को ढूंढने के लिए बोर्ड पर चले गए। शुयिन यहाँ पर जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहता है कि यंग मास्टर आप कौन है, हमने पहले तो आपको यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं और ये भी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? लेकिन जिंगशुआन को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ तुली को ही देखी जा रहा था, क्योंकि उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो उसे छोड़कर किसी और की यूं परवाह करे। शुयिन अब दोबारा से जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहता है कि आप ठीक तो हैं? जिस पर जिंगशुआन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ पास से गुजर रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। शुयिन तो यहाँ पर जिंगशुआन की जान ही नहीं छोड़ा था। वो दोबारा से उससे सवाल करते हुए कहता है कि यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन क्यों और कहाँ जा रहे थे आप? जिस पर जिंगशुआन उसकी बात का कोई सीधा जवाब ना देते हुए उससे कहता है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है। जिसके बाद शुयिन उसे कहता है कि यहाँ पर बात करना ठीक नहीं होगा, प्लीज आप हमारे साथ हमारे आइसलैंड चलिए। लेकिन जिंगशुआन तो इसमें कुछ खासा इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। तभी वहाँ पर तुली भी शाओजी को लेकर पहुँच गई। शाओजी की पूरी बॉडी में जहर फैल चुका था। तुली अब उसकी जान बचाने के लिए शुयिन के पास जाकर उसे कहती है कि क्या हम इसे ट्रीटमेंट के लिए आइसलैंड लेकर जा सकते हैं? जिस पर अंकल शू जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मोर्टल्स का आइसलैंड आना बिल्कुल मना है। जिंगशुआन अब तुली के पास आते हुए उससे कहता है कि तुम्हें पहले खुद की फिक्र करनी
चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी में भी पॉइजन फैल रहा है। ये सारे के सारे टॉक्सिन्स उस सी मॉन्स्टर के टेंटिकल्स में थे। जिंगशुआन को तो तुली की काफी ज्यादा फिक्र थी, इसीलिए वो शूजिन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या आइसलैंड में हर्ब्स मौजूद है। अब एक इमोर्टल आगे की तरफ बढ़ते हुए जिंगशुआन से कहता है कि सर आप हमारे रूल से वाकिफ नहीं, मॉर्टल्स आइसलैंड नहीं जा सकते और हम लोग अपने रूल्स को कभी भी नहीं ब्रेक करते। लेकिन शाओजी की तो हालत यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही थी क्योंकि उसके मुंह से भी अब झाग आने लग गई। देखकर तुली शूजिन के सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए उनसे कहती है कि अंकल शूजिन, आप मुझसे ये जेट पैनल ले सकते हैं, प्लीज इसके बदले शाओजी को आइसलैंड ले जाने दिया जाए। अब एक इमोर्टल भी उसका साथ देते हुए कहती है कि इसने मेरी जान बचाई थी, प्लीज आप उसके लिए फेवर कर दे। इस वजह से अंकल शूजिन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। इसके बाद शाओजी के साथी उसे बोर्ड तक ले जाने लग गए, लेकिन एक इमोर्टल उन्हें रास्ते में ही रोकते हुए कहता है कि बेवकूफो, सिर्फ शाओजी ही आइसलैंड जा सकता है, तुम लोग को तो अभी भी वहाँ पर आने की इजाजत नहीं। जो सुनकर तुली खुद ही शाओजी को उठाकर बोर्ड तक ले जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर जिंगशुआन आ गया। वो तुली और शाओजी को पकड़ते हुए बोर्ड पर ले जाता है। शूजिन अभी भी किनारे के ऊपर खड़ा हुआ था। वो हाथ हिलाकर जिंगशुआन से कहता है कि सर आप प्लीज हमें भी उठाकर वहाँ ले जाएं जैसे आप तुली को लेकर गए हो। यहाँ पर बेहोशी की हालत में शाओजी अपने पास को याद कर रहा था, जहाँ पर एक आदमी उसे इन एक्सक्लूसिव क्यूब को दिखाते हुए कहता है कि मुझे वो इमोर्टल किसी भी हालत में चाहिए जो कि इस क्यूब को बना सके। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम और तुम्हारी फैमिली वापस से लियांग स्टेट जा सकेगी और ये उस क्यूब की चाबियां हैं। शाओजी के तो डैड इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं थे। वो शाओजी को डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके, जो ये काम करने का तुमने फैसला कर लिया, तुम्हें पता भी है कि ये काम करते हुए कितने लोग मारे गए। जिस पर शाओजी उनसे कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। शाओजी का डैड उसे दोबारा से डांटते हुए कहता है कि वो सिर्फ तुम्हें मौत के कुएं में बेच रहे हैं, तुम्हें ये कीज लेने से पहले मुझसे एक दफा पूछ तो लेना चाहिए था। अब शाओजी अपने डैड से कहता है कि यहाँ पर कैद रहने से तो बेहतर ही है कि मैं एक दफा कोशिश जरूर करूँ। ये सुनकर तो शाओजी के डैड को और ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए वो इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। शाओजी को यहाँ पर अब फाइनली होश आ चुका था। तुली उसे सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तुली को शाओजी की इतनी फिक्र करता देख जिंगशुआन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जिंगशुआन यहाँ पर अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद जब उसकी नजर सामने मौजूद एल्डर्स पर पड़ी तो वो कहता है कि मीटिंग हॉल फिर से नहीं। वो इस बात का दुख अभी मना ही रहा था कि तभी उसकी नजर लिंगशी पर पड़ गई और लिंगशी को देखकर तो उसका मूड फौरन से अच्छा हो गया। तभी मीटिंग हॉल में वही बॉक्स लाया गया जो कि शूजिन को बोर्ड पर मिला था। शाओजी ने जैसे ही उस बॉक्स को देखा उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई क्योंकि उसे मालूम हो गया कि अब उसका मरना तय है। इसी बॉक्स के अंदर ही तो इन एक्सक्लूसिव क्यूब की पिक्चर्स थी। इसके बाद शूजिन उस बॉक्स को खोलते हुए पिक्चर को निकालकर एल्डर शूमोहाई को दे देता है। अब वो पिक्चर बारी बारी सब लोग देखने लग गए। शूजिन अब शाओजी से कहता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दो, जिस पर शाओजी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि ये मुझे मेरे एक एम्प्लॉयर ने दी थी। अच्छा, तो तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें ये क्यों दिया था? शाओजी अब कहता है कि मेरे एम्प्लॉयर चाहते थे कि मैं किसी रीजन की वजह से इसे देखूं। इससे पहले कि शाओजी कुछ कहता वो पेपर एल्डर फैंग के हाथ लग गया, जिसे देखते हुए वो कहते हैं इसे पढ़ना तो काफी मुश्किल है। एल्डर फैंग की ये बात सुनकर शाओजी ने भी शुक्र किया कि ये वो पेपर नहीं। इसके बाद वो बात को पलटते हुए कहता है कि मुझे याद आ गया, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे कहा था कि तुम एक इनविजिबल पावर कल्टिवेटिंग इमॉर्टैलिटी हर्ब ढूंढो। उसकी ये बात सुनकर शाओजी और तुली तो दोनों ही हैरान हो गए, जबकि लिंगशी तो उसकी बातों पर हंस रही थी। लिंगलोंग भी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ये क्या चीज है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। जिंगशान अब बातें बनाते हुए कहता है कि मैं एक हर्ब की बात कर रहा हूँ। मेरे एम्प्लॉय ने मुझसे कहा था कि जब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो इस हर्ब को उसके लिए जरूर ढूंढूं क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है। जो सुनकर शूजिन तो अपने सर पर हाथ मारते हुए अपने दिल में कह रहा था कि क्या ही बेवकूफ बंदा है ये। लेकिन असल बात तो यहाँ पर जिंगशान को मालूम थी। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया गया जब शाओजी के साथी वो सारा का सारा सामान जो कि टाइनी क्यूब से रिलेटेड था पानी में फेंक रहे थे, तो जिंगशान ने चुपके से इस बॉक्स को पकड़ लिया था। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर ऑल इन एक्सक्लूसिव क्यूब की पिक्चर बनी हुई थी। जिंगशान ये पिक्चर किसी और के हाथ नहीं लगने देना चाहता था, इसीलिए वो फौरन से उस पेज के ऊपर बनी हुई पिक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर शाओजी परेशान होते हुए कह रहा था कि मैं तो डर ही गया था, अगर इनके हाथ वो लग जाता तो आज मेरी खैर ही नहीं थी। चैंगरोंग को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि सारी जड़ी बूटियां जाए भाड़ में, जो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में हमारे लोग जख्मी हो और कितने लोग के जाने गई, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये सब कहते साथ ही चैंगरेंग ने एक फायरबॉल क्रिएट करते हुए उसे तुली और शाओजी की तरफ फेंक दिया, जिसे तो जिंगशान ने कुछ सेकंडों में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर तो पूरी चैंग फैमिली ही हैरान हो गई। ये सब देखकर लिंगलोंग तो काफी खुश हो गया था। अब शाओजी एल्डर से सवाल करते हुए कहता है कि आप लोगों ने मुझसे वादा किया था अगर आपको मेरी शिप पर कुछ नहीं मिला तो आप लोग मुझे मेरी चीजें वापस करते हुए यहाँ से जाने देंगे। इस पर शूजिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि
जब तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें वापस कर दी जाएंगी। इसके बाद शूमोहाई और सारी की सारी शू फैमिली खड़े होते हुए जिंगशुआन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने शूजिन की जान बचाई थी। लेकिन पूरी की पूरी चैंग फैमिली को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उल्टा एल्डर चैंग जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहता है कि मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर जिंगशुआन शाओजी की तरफ इशारा करने लग गया। शाओजी तो ये देखकर हैरान हो गया कि अब इसकी मुसीबत भी मेरे गले डाली जाएगी कि इसे भी यहाँ मैं लेकर आया था। जिंगशुआन एल्डर चैंग की बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इसकी शिप को फॉलो करते हुए आया था। एल्डर यूमोहाई भी यहाँ पर जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। अब एल्डर चैंग दोबारा से जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहता है कि इस जगह को ढूंढना तो इतना आसान ही नहीं, फिर तुम्हें आखिर ये कैसे मिल गई। जिंगशुआन भी उन्हें बड़ी चालाकी से जवाब देते हुए कहता है कि मैं कल्टीवेशन के लिए तीनों रेलम्स में ट्रैवल कर रहा था कि तभी मैं मोटर रेलम के सी में इंजर्ड हो गया और इत्तेफाक से शाओजी की शिप भी वहीं से जा रही थी, इसीलिए मैं उसके अंदर ही छुप गया। मुझे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। एल्डर चैंग इतनी जल्दी जिंगशुआन की जान कहाँ ही छोड़ने वाला था। वो उससे दोबारा से सवाल करते हुए कहता है मोटल्स तो यहाँ पर कई दिन से रह रहे हैं, तो तब तुम कहाँ थे। इससे पहले कि जिंगशुआन उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, एल्डर यूमोहाई उसकी साइड लेते हुए कहती हैं उसके अपने कुछ रीजंस होंगे। एल्डर चैंग तुम इतनी ज्यादा मीन कैसे हो सकते हो। लेकिन जिंगशुआन फिर भी एल्डर चैंग की बात का जवाब देते हुए कहता है मैं काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से मूव भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आया। एल्डर चैंग अब उससे कहता है कि इंजरी, आखिर तुम इंजर्ड कैसे हुए थे। एल्डर यूमोहाई भी अब ऑफेंड हो चुकी, वो एल्डर चैंग से कहती है कि आप बस कर जाओ। एल्डर यूमोहाई की बात सुनकर जिंगशुआन उनसे कहता है अगर इनकी जगह कोई और भी खतरे में होता तो मैं उसकी मदद भी जरूर करता, इस वजह से आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं चलता हूँ। ये कहते साथ ही जिंगशुआन यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एल्डर शूजिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो उससे कहता है कि मुझे डर है कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। पर जिंगशुआन उनसे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर क्यों। शूजिन ने भी अब उसे बताना शुरू कर दिया कि कोई भी इमोर्टल सीलियांग आइसलैंड को छोड़कर नहीं जा सकता, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई है, साथ ही साथ तुम्हें सी वाटर जलाकर राख कर देगा। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रेट रिडेम्पशन, जो कि हर 500 साल के बाद होता है। गोड्स यहाँ पर आके एक पोर्टल खोलते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ से जा पाएंगे। जिंगशुआन यहाँ पर अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है कि 500 साल जलाकर राख कर देंगे, इस खब का क्या मतलब था, मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। जिस पर एल्डर यूमोहाई उसे शांत करवाते हुए कहती है कि तुम खुशनसीब हो क्योंकि ग्रेट रिडेम्पशन अगले साल ही है। वहाँ मौजूद लड़कियाँ तो जिंगशुआन को देखते साथ ही उस पर अपना दिल हार बैठी थी, इसीलिए वो चिल्लाकर कह रही थी कि हमारे साथ रुक जाओ। एल्डर यूमोहाई उन सब लड़कियों को चुप करवाते हुए कहती है कि तुम तो उसे डरा रही हो, हमारे गेस्ट हो एल्डर फैंग की तरह। अब शूजिन खड़ा होते हुए कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें हर तरह से आराम दूं। तुम हमारे साथ हमारे घर आकर रह सकते हो। जो सुनकर तो वहाँ मौजूद सब लोगों ने चिल्ला चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया कि आखिर ये इस लड़के को अपने घर में कैसे रख सकते हैं, हालांकि इनके घर में तो एक जवान लड़की भी रहती है। जिंगशुआन और शाओजी को भी ये बात सुनकर धचका लग गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लड़का लिंगशी के साथ रहे। अपने बेटे का ये उतरा हुआ मुंह देख चैंगरन खड़े होकर कहता है कि जिंगशुआन तुम हमारे घर हमारे साथ रह सकते हो, जिस पर तो जिंगशुआन भी खुश हो गया और वो खड़ा होते हैं जिंगशुआन से कहता है कि हाँ तुम हमारे घर रह लेना। जैसे ही जिंगशुआन ने उसे एक नजर देखा वो वैसे ही अपनी जगह पर बैठ जाता है। वहाँ मौजूद लड़कियां भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो जिंगशुआन से कहती है कि तुम मेरे साथ आके रह लेना, दूसरी कहती है नहीं ये मेरे साथ रहेगा। लेकिन जिंगशुआन की नजर तो तूली पर ही थी। वो तूली को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि तूली तुम तो कुछ कहो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन शाओजी यहाँ पर जिंगशुआन को देखते हुए सोच रहा था कि कितना खुशकिस्मत है कि शू मेंशन में रह सकेगा। अगर ये लोग मुझे ऐसी ऑफर दें तो मैं इसे कभी भी रिजेक्ट नहीं करूंगा, हालांकि मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूँ, कम से कम मुझे लिंगशी को तो देखने का मौका मिलेगा। तूली भी ये सब सुनते हुए कहती है कि काश ये सिर्फ मेरे घर का ना कहे, क्योंकि अगर इसने ऐसा कहा तो ग्रैंडपा कभी भी हम दोनों को रहने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद वो शाओजी से कहती है कि तुम अपनी मेडिसिन को टाइम पर लेना ताकि टॉक्सिन्स को तुम्हारी बॉडी से निकाला जा सके। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम यहाँ से ना ही जा सकोगे। दोनों को आपस में बातें करता देख जिंगशुआन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि तुम सब चुप कर जाओ। इसके बाद वो एल्डर से कहता है कि मुझे रहने के लिए एक पुरसकून और ऊंची जगह चाहिए, क्योंकि मैं शोरोगुल में नहीं रह सकता जहाँ पर ज्यादा लोग आते जाते ना हो। जो सुनकर लिंगलोंग फौरन से कहता है ऐसा घर तो एल्डर हैंग का ही है। शूयन अब उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये तो बच्चा है, ऐसे भी कुछ भी बोल देता है। लेकिन जिंगशुआन भी अपनी बात से कहाँ पीछे हटने वाला था। वो उनसे कहता है कि हैंग हाउस ये कहाँ पर है। एल्डर यूमोहाई अब उससे कहती है कि हम एल्डर हैंग के घर का फैसला नहीं ले सकते। लेकिन एल्डर फैंगमियान बीच में बोलते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से ये वहाँ पर रह सकता है, क्योंकि आज सुबह ही मैं एल्डर फैंग से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो अपने घर पर नहीं थे क्योंकि वो कल्टीवेशन में मसरूफ हैं। मजीद कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पर नहीं आएंगे, इसलिए ये वहाँ पर रह सकता है। इस पर तो अब एल्डर यूमोहाई भी एग्री हो चुकी। शूयन अब तूली से कहती है
है कि तुम जिंगशुआन को एल्डर हैंग के घर पर ले जाओ, जिस पर तो तुली को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। शाओजी भी एल्डर हैंग के घर पर रहना चाहता था क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इन एक्सक्लूसिव क्यू के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए वो तुली को पीछे से आवाज लगाते हुए कह रहा था कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन चुयन उसे मना करते हुए कहती है कि तुमने अपनी हालत देखी है, एल्डर हैंग का घर तो वैसे भी टॉप माउंटेन पर है, तुम वहाँ पर चढ़कर कैसे जाओगे। जो सुनकर तो शाओजी रोने वाला मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं दोबारा से उस कॉटेज में नहीं जाना चाहता, मैंने आपके लोगों की जान बचाई थी, प्लीज इतना तो रहम कर ले मुझ पे। अगर वो एल्डर हैंग के घर पर रह सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। जिस पर तो जिंगशुआन ने उसे गुस्से भरी निगाह से देखा, जिसे तो शाओजी डर ही गया। वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये बंदा मुझे ऐसे क्यों देख रहा था कि जैसे अभी ही खा जाएगा। ये दोनों ही एल्डर हैंग के घर की तरफ रवाना हो चुके थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर एल्डर फैंग पर आ गया, जहाँ पर एल्डर फैंग मियान कल्टीवेशन करते हुए कुछ साल पहले की बात को याद कर रही थी, जहाँ पर उसने एक अजीब सी क्रिएचर को स्टार फॉर्मेशन बनाते हुए देखा था। ये सब सोचते हुए वो कहती है शायद जिंगशुआन सही कह रहा था कि ये सब उसके पेरेंट्स ने नहीं किया, इसके पीछे कोई और ही था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से तुली और जिंगशुआन पर आ गया। तुली अब रास्ते में चलते चलते सोच रही थी कि मेरे ख्याल से ये सब इसने पर्पसली किया था, शायद ये मुझे जलाकर मारना चाहता है ताकि ये खुद एल्डर हैंग के घर पर कब्जा कर सके। अगर इसने ऐसा कुछ करने का सोचा हुआ तो फिर मैं इसे कैसे रोकूंगी। ये सब सोचते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो जिंगशुआन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया हुआ था, जिसे तुली तो काफी ज्यादा डर गई। असल में जिंगशुआन ने अपनी पावर्स इसलिए एक्टिवेट की हुई थी क्योंकि कोई अजीब सा क्रिएचर उनका पीछा कर रहा था, इसीलिए वो तुली के चारों तरफ एक शील्ड बैरियर को बनाते हुए खुद उस क्रिएचर के पीछे रवाना हो गया। इसके बाद जिंगशुआन ने अपनी मैजिकल हेड का इस्तेमाल करते हुए उस शैडो क्रिएचर के चारों तरफ पिलर्स खड़े कर दिए। इसके बाद वो शैडो क्रिएचर नहीं जा सकती थी। अब जिंगशुआन भी वहाँ पर पहुँच चुका। वो शैडो क्रिएचर को देखते हुए कहता है कि मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ, लेकिन वो शैडो क्रिएचर तो किसी भी कीमत पर खुद को जाहिर करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए जिंगशुआन को फौरन अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करना पड़ा और स्मोक के खत्म होते साथ ही हम देखते हैं कि ये तो कोई अजीब सा मॉन्स्टर था। असल में ये वही क्रिएचर है जिसे एल्डर फैंग ने चंद साल पहले देखा था। तुली भी यहाँ पास में ही खड़ी थी। वो इस मॉन्स्टर को देखते हुए कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। जिंगशुआन अब उसे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जिस पर उस मॉन्स्टर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जिंगशुआन अब उसे कहता है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट कर लिया और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी कहाँ ही कम था। वो अपने सामने एक फॉर्मेशन को बनाते हुए जिंगशुआन का अटैक वापस उसी की तरफ मोड़ देता है। जिंगशुआन अपने सामने बनी हुई इस फॉर्मेशन को देखते हुए अपने मन में कह रहा था स्टार फॉर्मेशन। अरे जिंगशुआन अब तो उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाने देने वाला था, इसलिए उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर क्रिस्टल नीडल्स बना लिए। इससे पहले वो क्रिस्टल नीडल्स उस मॉन्स्टर को टच भी कर पाती, वो वहाँ से भागते हुए सीधा तुली की तरफ जाने लग गया। वो सारी की सारी क्रिस्टल नीडल्स तुली को लगने ही वाली थी। तभी जिंगशुआन वक्त रहते बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ चैंग मेंशन पर आ गया, जहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स एल्डर चैंग के पास जा रही थी। इन्हें देखते हुए जिंगशुआन भी सोच रहा था कि इतनी सारी रिपोर्ट्स आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई चैंग वाई भी आ गया, जो उसकी परफ्यूम की बोतल्स को लेते हुए कहता है कि मैं इन्हें लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। साथ ही साथ वो जिंगशुआन को बताता है कि तुम्हें पता है कि फैमिली मीटिंग में क्या बात हुई थी। ग्रैंडपा चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उस यंग मैन को मार दिया जाए। वो ये सब अभी कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ गए, जिसे देखते साथ ही वो यहाँ से निकल जाता है। चैंगरन अब अपने बेटे से कहता है कि मेरे बेटे तुम क्या जानना चाहते हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जिस पर जिंगशुआन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि डैड अभी जो सब चीजें चल रही हैं मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। चैंगरन तो सिर्फ अपने बेटे की भलाई ही चाहता था, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। पर जिंगशुआन भी अब एग्री हो गया। चैंगरन जिंगशुआन को हौसला देते हुए कहता है कि मेरे बेटे तुम परेशान ना हो, लिंगशी से तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। ये कहते हुए चैंगरन अभी यहाँ से जाने ही वाला था कि जिंगशुआन उन्हें रोकते हुए कहता है डैड क्या आपको जिंगशुआन की खुशबू से अंकल चैंग की याद नहीं आती? आपको क्या लगता है कि इसका कोई ताल्लुक हो सकता है चैंग फैमिली से? चैंगरन तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा कि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम सिर्फ अपने परफ्यूम बनाने पर फोकस करो। वो सारी की सारी रिपोर्ट्स भी अब एल्डर चैंग तक पहुँच चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से यहाँ जिंगशुआन पर आ गया, जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि क्या इसका कोई ताल्लुक मेरे पेरेंट्स से हो सकता है? तभी तुली उसे बीच में ही रोकते हुए कहने लग गई कि अगर तुम ग्रैंडपा हैंग के घर पर रहना चाहते हो तो तुम्हें इन चीजों को फॉलो करना होगा। ग्रैंडपा को बिल्कुल खामोशी पसंद है, इसीलिए तुम किसी भी किस्म का शोर नहीं करोगे। वो घर के अंदर हो या फिर बाहर, उनसे किसी भी किस्म का सवाल मत करना। घर के आसपास या फिर अंदर किसी भी तरह का झगड़ा मत करना। अगर ग्रैंडपा के कमरे का दरवाजा बंद है तो इसे कभी भी खोलने की कोशिश न करना। जिंगशुआन बेचारा तो ये सारे रूल्स को अपनी उंगलियों पर गिन रहा था। लास्ट में तुली उसे कहती है कि मेरा ये एहसान मानो कि मैं तुम्हें ये सब बता दी
दिया, क्योंकि अगर तुम इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो ग्रैंडपा हैंग तुम्हें घर से निकाल देंगे। जिंगशुआन अब उसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो, जिस पर तूली तो उसे बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं उन्हें 10 साल से जानती हूँ, इसीलिए तुम उतना उन्हें नहीं जान सकते। जिस पर तो अब जिंगशुआन भी एग्री हो गया। तूली को क्या ही पता कि एल्डर हैंग और जिंगशुआन एक ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शू मेंशन पर आ जाता है, जहाँ पर यूमुहाई बात करते हुए कह रही थी कि जिंगशुआन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता होगा। अगर वो हमारी साइड पर आ जाए तो हम चैंग फैमिली के साथ इजीली डील कर सकेंगे। लिंगशी भी यहीं पर मौजूद थी। वो तो बस शाओजी के ख्यालों में ही डूबी हुई है। जिंगशुआन के बारे में सोचते हुए वो अपने मन में कह रही थी कि जिंगशुआन हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ज्यादा फनी भी है। अब वो खुद से ही सवाल करते हुए कहती है कि आखिर मैं उसके बारे में ये सब क्यों सोच रही हूँ। लिंगशी को ये ख्यालों में गुम उसकी पूरी फैमिली देख रही थी। लिंगशी की दादी उससे सवाल करते हुए कहती है, लिंगशी आखिर तुम किस बारे में सोच रही हो। जिस पर लिंगशी उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, मैं किसी बारे में भी नहीं सोच रही। जिस पर शूमुहाई उसे कहती है कि लिंगशी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छे से अच्छा ही चाहूंगी। हो सकता है कि मैं चेंगशुआन के साथ तुम्हारी शादी को भी पोस्टपोन कर दूं। इस पर तो लिंगशी दिल ही दिल में काफी खुश हो चुकी। अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा से तूली और जिंगशुआन पर आ जाता है, जो कि फाइनली अब एल्डर हैंग के घर पर पहुंच चुके थे। तूली अब जिंगशुआन को देखते हुए अपने मन में सोच रही थी कि क्या मैं इसके साथ इतने दिन घर में अकेली रहूंगी। ये सब सोच ही रही थी कि जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर तो जिंगशुआन था ही नहीं, कि वो तो पहले ही ऊपर जा चुका था। और बाहर की तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने अभी भी जिंगशुआन पर अपनी नजर रखी हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ एल्डर फैंग पर आ गया, जो कि एक जगह पर आती है जहाँ पर जिंगशुआन के पेरेंट्स की आशीष को रखा गया था। और इसी के साथ हमारी सीरीज का ये वाला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन पे, जो कि बहुत ही जल्द हमारे इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे